वेलकम स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर तक प्रेशर के जस्ट बेसिक फॉर्म हमने डिस्कस किया था। प्रेशर से मतलब हाइड्रोस्टैटिक से रिलेटेड जो भी टर्म्स हमें लगने वाले थे उसका जस्ट कलेक्शन किया था। और लास्ट लेक्चर जाते जाते मैंने आपको प्रेशर के मतलब हमारे डे टू डे लाइफ के एप्लीकेशंस हमने बताए थे। आपको पता होगा लार्जर इज द सरफेस एरिया, लेस इज द प्रेशर, एंड लेस इज द सरफेस एरिया, मोर इज द प्रेशर। ओके, सरफेस एरिया जिसका कम होता है, मतलब आपको पता होगा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो जिसका एरिया कम है जहां पर, वहां पर प्रेशर ज्यादा होता है, मतलब फोर्स अगर कांस्टेंट रहा तो। ओके, इफ फोर्स इज कांस्टेंट एंड एरिया इज लो, एट दैट टाइम प्रेशर इज मोर, एंड इफ एरिया इज मोर देन एट दैट टाइम प्रेशर इज लो। अगर कांस्टेंट फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो जहां पर एरिया कम है वहां पर फोर्स, वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, और जहां पर एरिया ज्यादा है वहां पर प्रेशर कम होगा। इसी वजह से जो भी चीजों को हमें, जैसे आपको पता होगा नीडल या फिर जो पिन्स होते हैं, उनके जो सामने वाले हिस्से होते हैं वो न्यूक्लियर होते हैं। क्यों न्यूक्लियर होते हैं? क्योंकि वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इज इट ओके? जैसे आपको पता होगा हमारा जो नाइफ होता है, ओके, जो वेपन्स होते हैं हमारे, उन वेपन्स को देखा होगा आपने, मतलब ये हमारा नॉर्मल जो नाइफ रहेगा तो उसका जो निचला वाला हिस्सा है आपने देखा होगा वो शार्प किया जाता है। ओके, धार लगाया जाता है इसे। क्यों किया जाता है? वो अगर ब्लंट रहा तो जल्दी से वो सब्जी काटने में हेल्प नहीं करता है। ओके, तो ये शार्प रखा जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? कि एंड पोर्शन उसका नुकीला होने के कारण वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है और वो जो चीज रहेगा उसे कट करते वक्त आसानी होता है। ओके, इस वजह से ये बीट होता है। इसके बाद आपने देखा होगा जो हमारे बैग्स होते हैं, ओके, तो ये बैग्स के जो बेल्ट्स होते हैं आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो ब्रांडेड बैग्स आते हैं, ओके, स्काई बैग्स, अमेरिकन टूरिस्टर, ऐसे बड़े बड़े जो नाम होते हैं बैग्स के। तो ये कंपनीज के बैग्स को आपने देखा होगा, उनके जो बेल्ट होते हैं ये नॉर्मल कंपनी के बेल्ट से थोड़े अलग होते हैं। उन्होंने वहां पर इंजीनियरिंग यूज किया होता है। मतलब जितना बेल्ट ब्रॉड होगा उतना ही प्रेशर कम फील होगा। मतलब बैग में तो उतना ही हमारे मतलब बुक्स होते हैं जितने हमें चाहिए होते हैं, लेकिन दो अलग अलग बैग में अगर हम डालते हैं तो उसका फील अलग अलग आ सकता है। ऐसा बैग हमें लेना है जिसके जो बेल्ट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा नैरो है, या फिर बहुत ही ज्यादा मतलब स्मॉल है, लार्ज एरिया नहीं है उनका। तो फिर एट दैट टाइम प्रेशर हमारी शोल्डर पर ज्यादा एक्सर्ट होता है। और वही अगर हम ऐसा बैग यूज करते हैं जिसके बेल्ट ब्रॉड है, तो फिर उतने ही बुक्स आपको कम प्रेशर आपके शोल्डर पर फील करवाने वाले हैं। ओके, तो ये भी एक प्रेशर का कंसेप्ट है। ये किस वजह से होता है? जिस बेल्ट का एरिया बड़ा होता है वो प्रेशर कम फील करवाता है हमारे शोल्डर पर, और जिस बेल्ट का एरिया कम होता है वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करवाता है हमारे शोल्डर्स के ऊपर। आपने देखा होगा बैग्स के डिफरेंट डिफरेंट, आप ये एक्सपेरिमेंट घर पर भी कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके, सेम बुक लेना है, दो बैग्स लेना है, एक बैग का बेल्ट थोड़ा नैरो रहेगा और दूसरे बैग का वाइड रहेगा। तो जिस बैग का बेल्ट का एरिया वाइड रहेगा उसमें उतने ही बुक का जो फील होगा फोर्स का वो कम होगा। ओके, प्रेशर कम फील होगा आपको आपके शोल्डर के ऊपर एज कंपेयर टू द बैग विच हैविंग नैरो बेल्ट्स। ओके, ठीक है, तो ऐसा ही बीट रहेगा। और एक बीट है, जैसे आपको पता होगा हमारे जो रेल लाइंस होते हैं, ये रेल लाइंस सीधे जमीन पर नहीं होते हैं, क्योंकि आपको पता है रेल का फोर्स बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है। इस वजह से जो मिट्टी का हिस्सा है वो अंदर जा सकता है। ओके, इस वजह से ऐसा ना हो, इस वजह से आपने देखा होगा ये जो रेल्स होते हैं ना, ये लकड़ी के स्लीपर्स पर या फिर सीमेंट के स्लीपर्स पर या फिर मेटल के स्लीपर्स पर रखे होते हैं। तो ये स्लीपर्स क्यों रखे होते हैं ऐसे? ये स्लीपर्स क्या करते हैं, जो प्रेशर होता है ना ट्रेन का, ये पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ऐसा नहीं करेंगे तो इस एरिया का जो प्रेशर है वो उसी एरिया के नीचे के हिस्से पर एक्सर्ट होगा, लेकिन ये स्लीपर्स एक्सर्ट होने से ये जो प्रेशर है ये इक्वली सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पूरे लैंड पर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस वजह से वो ट्रेन का जो हिस्सा है, मतलब मिट्टी का ट्रेन के नीचे का, वो कभी नीचे धंसता नहीं है, ज्यादातर नहीं धंसता है। ओके, अगर बहुत ही बारिश हो गई नीचे, अगर बहुत वाटर लॉगिंग हुआ है तो समवॉट टाइम्स कुछ परसेंट में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर होता नहीं है, क्योंकि ये स्लीपर्स क्या कर देते हैं, प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एरिया बढ़ा देते हैं। इस वजह से प्रेशर सब तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और एक ही जगह पर ज्यादा प्रेशर न एक्सर्ट होने के कारण फिर वो स्लीपर्स अपने ओरिजिनल जगह में ये रेल की पटरियां रहती है। ओके, तो ऐसे और एक भी बहुत सारे एग्जांपल्स है जो हम दे सकते हैं प्रेशर के। तो इस वाइज ये प्रेशर रहेगा। अब ये प्रेशर क्या होता है, कैसा होता है, ये हमने देख लिया। अभी इसे मेजर कैसे किया जाता है वो दिखेगा। ठीक है, प्रेशर का जो मतलब कितने टाइप्स के प्रेशर रहेंगे और उन्हें कैसे मेजर करना है, ये हमें देखना है।
सो टाइप्स ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर 3 टाइप के होते हैं हमारे सिलेबस में। पहला रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसे हम पी नॉट से इंडिकेट करते हैं। दूसरा रहेगा गेज प्रेशर, जिसे पीजी से हम इंडिकेट कर सकते हैं, या फिर गेज, ये पूरा नाम लिखा जाता है। और तीसरा रहेगा एब्सोल्यूट प्रेशर, इसे ऐसे इंडिकेट किया जाता है, पी एब्सोल्यूट। ओके, तो ऐसे 3 तरीके के प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है, हमारे मतलब एटमॉस्फेयर में गैसेस होते हैं और उनके वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होते हैं। तो एक लिक्विड कॉलम अगर हम लेते हैं, ओके, 1 यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का लिक्विड, मतलब एक कॉलम लेते हैं हम, तो इससे लिक्विड नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक एयर कॉलम जो रहेगा, ओके, एक यूनिट एरिया का सेक्शन जो रहने वाला एक कॉलम रहेगा, ये कॉलम कितना नीचे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इसका कैलकुलेशन मतलब ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ओके, और ये नियर बाय आपको पता है कितना मैंने बोला था, 1.0132 इंटू 10⁵ पास्कल, इतना होगा 1 ATM। ओके, तो लिख लीजिएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डेफिनेशन। राइट द डेफिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर: फोर्स एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कॉलम, force exerted by atmospheric column on unit cross section area, force exerted by atmospheric column on unit cross section area, on unit cross section area at mean level is called atmospheric pressure. At mean level is called atmospheric pressure. Force exerted by atmospheric column on unit cross section area at mean sea level है, okay, it's called atmospheric pressure। मतलब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। तो मीन सी लेवल पर इसे मेजर किया तो फिर वो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल आएगा। ओके, तो जैसे मैंने आपको बोला है, ये एटमॉस्फेरिक मेजर करने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे मर्क्यूरी बैरोमीटर कहा जाता है। ओके, बैरोमीटर याद रखना क्या मेजर करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैरोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट। बैरोमीटर मतलब क्या होता है, वही मैंने आपको जो बताया था, एक वेसल होता है जिसके अंदर मर्क्यूरी फिल किया जाता है, और इस मर्क्यूरी के अंदर एक उल्टा करके वैक्यूम क्रिएट करके उस ट्यूब के अंदर एक ग्लास ट्यूब उल्टा कर देना है, पूरा वैक्यूम क्रिएट करना है यहाँ पर, और एक टेस्ट ट्यूब यहाँ पर डीप कर देना है। जैसे आप डीप करोगे, एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट करता है इस मर्क्यूरी पर ताकि वो फिल कर सके इस वैक्यूम को, और इस वजह से मर्क्यूरी क्या होता है, राइज होता है इनसाइड दिस कैपिलरी ट्यूब। ओके, कैपिलरी ट्यूब क्या होता है क्या नहीं, ये डिटेल में हमें स्टडी करना है सरफेस टेंशन में। ओके, तो एट द टाइम मैं आपको बताऊंगा क्या रहेगा, कैसे रहेगा। तो ये लिक्विड पर प्रेशर एक्सर्ट होने से लिक्विड राइज होता है, और फिर ये राइज होने के बाद ये कितना राइज होगा जमीन से, तो इसका वैल्यू होगा 76 सेंटीमीटर, ओके, या फिर 760 मिलीमीटर। ओके, तो ऐसा ये बीट रहेगा, तो इतना ये राइज होता है, और इसी वजह से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल सकते हैं। प्रेशर निकालने का फॉर्मूला रहेगा एटमॉस्फेरिक H ρg। ओके, H मतलब हाइट रहेगा जो अभी यहाँ पर दिया है 76 सेंटीमीटर, तो 76 इंटू 10⁻² मीटर आएगा। रो मतलब डेंसिटी, डेंसिटी आप किसका लेना पड़ेगा, मर्क्यूरी का, क्योंकि जो लिक्विड राइज हो रहा है उसी का हमें डेंसिटी लेना पड़ता है, और उसका डेंसिटी होगा 13.6 इंटू 10⁻³ ओके, ये मर्क्यूरी का डेंसिटी याद रखना, और 9.81 ये हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू रहेगा एट दैट हाइट। ओके, तो ये सभी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर फ्रैक्शन वो आता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। इज इट ओके? तो इसी वजह से 1 ATM का वैल्यू हम कितना लेते हैं, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ये कैसे आता है पता चला,
मर्क्यूरी बैरोमीटर से हम इसे मेजर करते हैं। इज इट ओके? ये सभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बीट है। इज इट ओके? तो इसमें से ये पूरा बीट रहेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा गेज प्रेशर। गेज प्रेशर मतलब जो रहेगा वो एक्सेस प्रेशर ओवर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर विद द हेल्प ऑफ प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज द गेज प्रेशर। गेज प्रेशर मतलब हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो प्रेशर है, मतलब किसी भी प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट अगर हम माइनस कर दें तो जो बचेगा उसे गेज प्रेशर कहा जाता है। अब ये गेज प्रेशर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, इसे मैनोमीटर कहा जाता है। ओके, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए स्पेशल यूज किया जाता है, और मैनोमीटर जो रहेगा वो गेज प्रेशर यूज करने के लिए, मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो एक किसी भी चीज के अंदर प्रेशर पी रहेगा जो ज्यादा है हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो उसे अगर हमें निकालना है तो ये मैनोमीटर यूज करना पड़ता है। मैनोमीटर कुछ ऐसा शेप रहेगा। इज इट ओके? इसके अंदर कुछ लिक्विड कॉलम होता है। ये मतलब इस मैनोमीटर का ओपन यहाँ पर एक ओपन सेक्शन रहेगा जिसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट एक्सेड होने वाला है। और ये जो लेवल है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट जो है, जितना ये लिक्विड राइज हुआ इस मैनोमीटर के दूसरे आर्म में, तो वो हाइट एच रहेगा। इज इट ओके? तो फिर अगर हम सॉल्व करते इस डेरिवेशन को तो कैसे आएगा देखिएगा। सेम हाइट पर प्रेशर सेम होता है, याद रखना। तो ये अगर एक्स पॉइंट है और ये अगर एक्स डैश पॉइंट है, तो इस एक्स पर और एक्स डैश दोनों पॉइंट पर प्रेशर एक सेम रहेगा। सो प्रेशर ऑन एक्स एंड प्रेशर ऑन एक्स डैश आर नथिंग बट सेम। पी एक्स एंड पी एक्स डैश दिस फैक्टर आर सेम। ओके, और ये पी एक्स डैश अगर निकालना है हमें, इस पॉइंट पर अगर हमें पर्टिकुलरली प्रेशर निकालना है, तो ये प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं हम देखिएगा। ये जो लिक्विड के अंदर का जो पॉइंट है ना पी, तो मतलब एक अलग अलग नाम दे देते हैं हम। सपोज ये ओ नाम का एक पॉइंट है इस लिक्विड के अंदर, तो इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक्ट होता है, और ये जो एच हाइट का लिक्विड कॉलम है ना, उसकी वजह से भी प्रेशर एक्ट होगा। मतलब आपको पता है लिक्विड का एक कॉलम अगर रहा तो वो अपने बॉटम पर प्रेशर एक्सर्ट करता है, और वो निकालने का फॉर्मूला ही एच रो जी होता है। ओके, तो ये लिक्विड भी क्या करेगा, इस पॉइंट ओ पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा अपने हाइट की वजह से, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी रहेगा। तो टोटल प्रेशर एट एक्स पॉइंट कितना रहेगा, इसी को हम गेज प्रेशर कहते हैं। और ये मतलब टोटल प्रेशर इसका जो रहेगा उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमें माइनस करना है। तो टोटल प्रेशर ऑन एक्स पॉइंट इज, मतलब पी एक्स पॉइंट पर जो टोटल प्रेशर रहेगा वो पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी रहेगा। इज इट ओके? और ये पी नॉट फिर उधर जाके हम माइनस करेंगे पी एक्स डैश माइनस पी नॉट, तो फिर ये एच रो जी बचने वाला है, और इसी को कहा जाता है गेज प्रेशर। इज इट ओके? सो गेज प्रेशर मतलब डिफरेंस रहेगा हमारे एक्चुअल प्रेशर में और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो इसे गेज प्रेशर कहना है, ठीक है। सो गेज प्रेशर इज इक्वल टू पी एक्स डैश माइनस पी नॉट इज इक्वल टू एच रो जी। ओके, और ये जो प्रेशर रहेगा एग्जैक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी, तो इसी को एब्सोल्यूट प्रेशर कहा जाता है। इज इट ओके? एब्सोल्यूट प्रेशर यही रहेगा। गेज प्रेशर इज ऑलवेज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर। ये जो इंस्ट्रूमेंट नजर आ रहा है इसे मैनोमीटर कहा जाता है, याद रखना। मैनोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द मैनोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द गेज प्रेशर। ओके, गेज प्रेशर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा उसी को मैनोमीटर कहा जाता है। इज इट ओके? और ये एच रो जी कैसे आता है वो भी देख लीजिएगा। ये जो हाइट रहेगा लिक्विड कॉलम का, मतलब ये गेज प्रेशर हम एच रो जी से इंडिकेट करते हैं, तो इसे अल्टरनेटली निकालने का डेरिवेशन इसका क्या रहेगा देखिएगा। गेज प्रेशर जो रहेगा ये फोर्स अपॉन एरिया, मतलब कोई भी प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया का रेशो होता है। फोर्स को हम मास इनटू ग्रेविटी से रिप्लेस कर सकते हैं डिवाइडेड बाय ए। अभी देखिएगा हम मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से रिप्लेस करने वाले हैं। सो रो इनटू वी इनटू जी डिवाइडेड बाय ए रहेगा, और एरिया आपको पता है, वॉल्यूम आपको पता है, एरिया इनटू हाइट से हम रिप्लेस कर सकते हैं। सो एरिया इनटू हाइट इनटू जी डिवाइडेड बाय रो रहेगा डिवाइडेड बाय ए। सो एरिया एरिया गेट कैंसल, और फिर फाइनली आंसर आएगा एच रो जी। इज इट ओके? तो ये रहेगा गेज प्रेशर, ठीक है। तो गेज प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जी और रो तो आपको पता है कांस्टेंट होते हैं, तो गेज प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हाइट के साथ। ओके,
गेज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट। इज इट ओके? तो ऐसा ये बीट रहेगा, ठीक है। तो गेज प्रेशर का इतना ही कंसेप्ट है। अभी एब्सोल्यूट प्रेशर तो मैंने आपको बता दिया है, उसका डेफिनेशन भी लिख लो। सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर, आपको पता है एच मतलब गेज प्रेशर है, और उसमें अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 ऐड करेंगे हम, तो फिर उसे एब्सोल्यूट प्रेशर कहा जाता है। एब्सोल्यूट प्रेशर इज नथिंग बट द सम ऑफ गेज प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, इज इट ओके? तीनों प्रेशर समझ में आ गए? तो ये मैनोमीटर से हम मतलब हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर भी हम मेजर कर सकते हैं। ओके, इसके लिए कुछ ऐसा अलग बीट नहीं होता है, अलग इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। मैनोमीटर गेज प्रेशर मेजर करेंगे और बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस वजह से याद रखना, आपको ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो ऐसा ये पूरा बीट रहेगा। अभी देखिएगा एक छोटा सा कंसेप्ट है, सेम हाइट मतलब गेज प्रेशर जैसे मैंने आपको बोला है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइट के साथ। तो हाइट अगर लिक्विड कॉलम का सेम रहा, नो डाउट उनका शेप कैसा भी क्यों ना रहे, डेफिनेटली वो बॉटम पर सेम प्रेशर एक्सर्ट करने वाले हैं। जैसे ये 3 शेप के बीकर्स हैं, ये पहला बीकर है जो एग्जैक्टली मतलब ऐसे शेप में, सिलिंड्रिकल शेप में। दूसरा जो बीकर है वो देखिएगा अब कुछ ऐसे अलग शेप में है, वी शेप में है, और इसमें भी सेम लेवल का वाटर है। और एक तीसरा बीकर है जो इसका एग्जैक्टली उल्टा है, ऐसा है। ओके, और इसमें भी सेम लेवल का वाटर है। तो तीनों पे भी लिक्विड का हाइट सेम है। तो इस वजह से ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी जो रहेगा, मतलब बॉटम पर ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो सेम करेगा। इज इट ओके? सो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी होगा। ओके, सेम हाइट होने के कारण आपको पता है गेज प्रेशर ओनली डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। तो हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इन तीनों का सेम होने के कारण सेम प्रेशर एक्सर्ट होगा बॉटम ऑफ द बीकर पर। ओके, तो यहाँ पर प्रेशर, प्रेशर के टाइप्स ये सब हो गए। अगले लेक्चर हम प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, उसके ऊपर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, उसके बाद पास्कल्स लॉ, बायोन्सी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सब हम स्टडी करेंगे। ये होने के बाद फिर पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है ये बीट हाइड्रोस्टैटिक। और कल प्रोबेबली हमारा जो नेक्स्ट बीट रहेगा हाइड्रोडायनामिक्स, वो भी स्टार्ट हो जाएगा, वो भी खत्म हो सकता है। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हम रिमेनिंग पार्ट लेते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, ये सब पार्ट अच्छे से लिख लेना। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर रिमेनिंग पार्ट लेते हैं। आज इतना ही, थैंक यू।